नमस्ते दोस्तों, मैं इंडोनेशिया से फ्रेडी हूँ, एक मेडिकल डॉक्टर जो यहाँ एक अस्पताल में काम करता है। मैं अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मुझे परेशान करते रहते हैं। यह घटना 5 साल पहले की है, जब मैं एक अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप के दौरान एक मेडिकल स्टूडेंट था। पीडियाट्रिक वार्ड में रात की पाली थी, एनआईसीयू में, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें पेशेंट्स की संख्या कम थी। मुझे याद है कि जब तक यह एक नया बच्चा नहीं आया, तब तक शुरू में कोई मरीज नहीं था। बच्चे की मां की बहुत खून बहने के कारण अस्पताल में दुखद मौत हो गई थी। जन्म के समय बच्चे का वजन केवल 1500 ग्राम था और वह कमजोर था। पिता स्पष्ट रूप से निराश था और मेडिकल एडवाइस के विपरीत बच्चे को घर ले जाना चाहता था। हालांकि डॉक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। वह स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिशियन इंटर्न को पढ़ाते समय सख्त होने और यहाँ तक कि डराने धमकाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन वह मरीज के लिए हमेशा दयालु और फ्रेंडली थे। उस रात लगभग 2 बजे, जब नर्स और मैं दोनों अपना काम पूरा कर चुके थे और थोड़ी देर आराम करने की कोशिश कर रहे थे, पीडियाट्रिशियन अचानक बच्चे से मिलने पहुंचे। यह बेहद असामान्य था, क्योंकि वह आम तौर पर सुबह के समय मरीजों से मिलते थे। मैंने अनुमान लगाया कि वह उस बच्चे की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। मैंने उनको बुलाया, लेकिन वह चुप रहे। उनका चेहरा पीला और असामान्य लग रहा था। वह तुरंत बिना बताए एनआईसीयू में प्रवेश कर गए। यूनिट में 5 मरीज थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान नए जन्मे बच्चे पर था। यह देखकर वह स्पष्ट रूप से व्यथित हो गए कि बच्चे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सही ढंग से नहीं की गई थी। उन्होंने सावधानीपूर्वक बच्चे को उठाया, उसे कोमलता से गले लगाया और कुछ आंसू बहाए। इसके बाद उन्होंने बच्चे को वापस इंक्यूबेटर में रख दिया और बिना कुछ बोले या रिपोर्ट लिखे चले गए। इससे हमें आश्चर्य हुआ, लेकिन हमने अपना काम फिर से शुरू कर दिया और अगली सुबह लगभग 7 बजे एक बार फिर आराम करने की कोशिश की। डॉक्टर ने एनआईसीयू का दोबारा दौरा किया और मुझसे पूछा कि क्या कल एनआईसीयू में कोई न्यूबॉर्न बेबी पेशेंट था? मुझे उस नए मरीज की जांच करनी है। मैंने जवाब दिया कि वह वास्तव में रात को मरीज से मिलने गए तो थे। मैं हैरान रह गया, जबकि वह कंफ्यूज्ड दिखाई दिए और इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं कोई सपना देख रहा था और मैं आश्चर्यचकित रह गया था। और आज तक हम आश्चर्यचकित हैं कि अगर वह डॉक्टर नहीं था जिसने दौरा किया था, तो वह कौन हो सकता था? यह अभी तक एक रहस्य है। कुछ साल पहले इस पोस्ट को एक ऑनलाइन कम्युनिटी पर पोस्ट की गई थी। नमस्ते दोस्तों, मैं 23 साल की लड़की हूँ और यह आदमी कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। अभी उसके पास यह अजीब बड़ी लकड़ी की तलवार है, इसलिए मैंने सोचा कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है और मैं उससे दूर चली गई, लेकिन वह मेरा पीछा करता रहा। दूसरे दिन उसने बस में मेरा पीछा किया और मुझ पर तलवार तान दी और अपने आप में कुछ बड़बड़ाता रहा। दूसरे दिन मैं मेट्रो में थी और जब मैं पीछे मुड़ी तो लोग मुझे देख रहे थे। वह फिर से मुझे घूर रहा था और बड़बड़ा रहा था। मैं घबरा गई और भाग गई। भले ही यह मेरा स्टेशन नहीं था, तब से वह हर दिन पड़ोस में घूम रहा है और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो। कल मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने फोन किया था और उसने मुझे बताया कि एक आदमी सड़क पर उसके पास आया और वह बहुत गुस्से में उस पर चिल्लाया, तुम्हारी दोस्त बहुत खतरे में है, प्लीज मुझे बताओ वह कहाँ है। मेरी दोस्त यह सोचकर चली गई कि यह कोई पागल आदमी है, लेकिन फिर उसने मुझे कहा वह आदमी एक लकड़ी की तलवार ले जा रहा था। मैं घबरा गई, क्योंकि यह वही आदमी था जिसे मैंने देखा था। वह क्या चाहता है? इससे भी ज्यादा डरावना यह था कि जब मैं यह लिख रही थी तो मैं देख सकती थी कि वह आदमी खिड़की के बाहर मुझे देख रहा था और अपनी तलवार इधर उधर घुमा रहा था। बाद में उस लड़की ने फिर से पोस्ट की। उसने अपनी खिड़की के बाहर एक आदमी की परछाई की एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर बहुत कमेंट्स आईं, और अगले दिन उसने एक और पोस्ट किया। मैंने पुलिस को फोन किया और जब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो वह कुछ देर बिना कुछ कहे बस मुझे देखता रहा। उसकी नज़रों में अजीब बात यह थी कि वह मेरे चेहरे को नहीं देख रहा था। वह काफी देर तक मेरे सिर के ऊपर की जगह को घूर रहा था। आखिर क्या बात थी? और यही पोस्ट खत्म होती है और उसमें बहुत कमेंट्स आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कुछ दिनों बाद फिर से पोस्ट की, हे एवरीबॉडी, ये मैं हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुआ।
वह अभी भी मेरे सामने वाले दरवाजे के सामने खड़ा है और कुछ मंत्र बोल रहा है और चिल्ला रहा है। अजीब बात है कि हर बार जब वह जप करता है तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फट रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे उससे बात करने की जरूरत है। फिर उसने अपनी एक फोटो पोस्ट की और उसका पूरा शरीर लाल था। लोग कमेंट करते रहे और पूछते रहे कि क्या हुआ। उसने उनकी कमेंट्स का जवाब दिया। मैंने सामने का दरवाजा खोला और उस पर चिल्लाई कि तुम क्या चाहते हो, और उसने जवाब दिया कि मुझ पर एक बुरी आत्मा का साया है और अगर मैंने इसे जल्द ही अपने ऊपर से नहीं हटाया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। लोग कमेंट्स करने लगे कि वह झूठ बोल रही थी और वह लोगों को उल्लू बना रही है। उसने फिर से पोस्ट की। अब यह आदमी मुझे बता रहा है कि पहली बार जब उसने मुझे बस में देखा तो बुरी आत्मा मेरे बाल खा रही थी और अगली बार उसने मुझे मेट्रो में देखा तो इसने मेरे पूरे सिर को निगल लिया। अब यह मेरे पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से को निगल रही है और अगर मैंने इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाया तो मैं मर जाऊंगी। उसने कहा कि वह इससे छुटकारा देने के लिए जादू टोना कर रहा है। इन दिनों मेरी नाक से खून बह रहा है। मेरे होंठ बिना किसी कारण के नीले पड़ गए हैं और मैं अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों? पोस्ट पर बहुत सारी कमेंट्स आई जो उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन फिर उसने पोस्ट करना बंद कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद एक पोस्ट यह कहते हुए पॉपअप हुआ कि नमस्ते, मैं उस लड़की की बहन हूँ जिसने यह लिखा है कि कुछ समय पहले एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई है। वह आदमी मेरी बहन के पास आया और कहा कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है, इसलिए हमने झाड़ फूंक की प्रक्रिया अपनाई। हालांकि यह पता चला कि उसने मेरी बहन को पागलपन में प्रताड़ित किया। उसने उसे 5 घंटे तक लकड़ी की तलवार से पीटा। उसने कहा कि उसे तब तक पीटना होगा जब तक उसका खून काला ना हो जाए और उसके बाद ही बुरी आत्मा मर जाएगी। आखिरकार वह जेल चला गया, लेकिन वह अभी भी यह तर्क दे रहा है कि वह निर्दोष है और बुरी आत्मा ने उस लड़की को खा लिया है। इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन कम्युनिटी पर उसके बारे में कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया था। कई लोग थोड़ी देर के लिए हैरान और भयभीत हो गए थे क्योंकि उन्हें उस लड़की की बातें याद आ रही थीं। मेरे वर्क प्लेस की यह सच्ची डरावनी कहानी 2012 की विंटर सीजन में स्कॉटलैंड में घटी थी। शाम होने के कारण रोशनी कम हो रही थी और हवा में ठंडक थी। मेरी 2 दोस्त निम और आयशा वेस्ट एंड एरिया में एक ब्यूटी सैलून में काम करते थे। सैलून बंद होने का समय था। तभी एस्की मास्क पहने 3 लोगों का एक ग्रुप नीले शॉपिंग बैग लेकर आया। वे लोग चिल्ला रहे थे और पूछ रहे थे कि सैलून का मालिक कहाँ है, जिस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि वह आज नहीं आए हैं। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उन्हें लगा कि आदमी काफी नौसिखियां लग रहे थे। फिर अचानक उन्होंने हथौड़े और चांदी के डक्ट टेप निकाले। पुरुषों ने निम और आयशा को सैलून के पीछे की जगह ले गए, जहां उन्होंने अपने हाथों और मुंह को डक्ट टेप से लपेट लिया। उसके बाद उन्होंने इस बात पर बहस की कि आगे क्या करना है, मालिक का इंतजार करें या छोड़ दें। उन्होंने जाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह जाते उन्होंने कैश रजिस्टर और कुछ मिरर्स को अपने हथौड़ों से तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि उन लोगों ने में कुछ भी चोरी नहीं किया। फिर वे सैलून छोड़ गए और निम और आयशा को टेप से बांध दिया गया और मुंह बंद कर दिया गया, जबकि लड़कियों ने खुद को टेप से मुक्त करने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। लेकिन आखिरकार वे अपने हाथों को मुक्त करने और अपने हेयर ड्रेसिंग कैंची का यूज करके मुंह से डक्ट टेप को हटाने में सफल रहीं। पूरी घटना के दौरान ही वास्तविक रूप से यह लगभग 20 मिनट तक चला। हालांकि उन्हें यह काफी लंबा लगा। शुक्र है कि लड़कियों को चोट नहीं आई। हालांकि वे दोनों इसके बाद काफी समय तक सदमे में रहीं और वे आदमी कभी भी पकड़े नहीं गए। जहां तक मुझे पता है, मेरे दोनों दोस्तों ने सैलून छोड़ दिया। उन्हें कभी पता नहीं चला कि वे लोग सैलून की मालिक से क्या चाहते थे, और उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि वह वहां नहीं थी, क्योंकि अगर वह होती तो चीजें बहुत खराब हो सकती थीं। यह कहानी उस चीज के बारे में है जिसे मैंने हाल ही में अनुभव किया था। जब मैं छोटा था तब से मुझे अपना भविष्य दिखाना हमेशा पसंद रहा है, इसलिए बड़े होकर भी अक्सर मैं ज्योतिषियों के पास जाता था। आखिरकार मैं एक विशेष भविष्य बताने वाली जगह का नियमित ग्राहक बन गया
और मैं समय समय पर ज्योतिषी के पास जाता था। उसका भविष्य बहुत सटीक था। उसने मुझसे कहा था कि जल्द ही तुम्हारे बॉस के साथ काम पर एक बड़ी दुर्घटना होगी और तुम्हें कुछ समय बाद आश्चर्यजनक रूप से प्रमोशन मिलेगा। मेरे बॉस के साथ वास्तव में एक बड़ी कार दुर्घटना हुई और उसके कुछ समय बाद मुझे प्रमोशन भी मिला। मैंने भविष्य देखने वाले से पूछा कि वह इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। उसने दावा किया कि अन्य भविष्य देखने वाले के विपरीत वह भविष्य जानने के लिए शैतानों से सीधे बात करती थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं वहां जाना बंद नहीं कर सका क्योंकि उसकी भविष्यवाणियां बहुत सटीक थीं। उसने मुझे बताया कि शैतान कुछ भी कर सकता था और उसके कई ग्राहक राक्षसों की मदद से अमीर बन गए थे। हालांकि एक इच्छा पूरी करने के लिए राक्षसों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। जब मैंने उससे पूछा कि वह कीमत क्या है, तो वह चुप हो गई और पहले एक डरावनी अभिव्यक्ति दी। हर रात मैं सपने में नरक जाती हूँ और शैतानों से मिलती हूँ। मुझे वहाँ उनके साथ खेलना है क्योंकि दूसरों को पीड़ा पहुँचाना ही उनकी एकमात्र खुशी है। इसलिए वे आनंद लेते हुए मुझे कोड़े मारते हैं और लोहे के डंडों से पीटते हैं। मुझे इस दर्द को पूरी तरह से सहन करना पड़ता है क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो सके, लेकिन इस दर्द से मैं नहीं मर सकती क्योंकि ये सिर्फ एक सपना होता है। जितनी इच्छा बड़ी होती है, इतना ही ज्यादा दर्द सहन करना पड़ता है। मैं उस रात सो नहीं सका और बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। एक बात थी जो मेरे मन में आई। मेरी इच्छा उस लड़की के साथ डेट करने की थी जिससे मैं 3 साल से प्यार करता था। अगले दिन मैं उसके पास गया और कुछ देर सोचने के बाद उससे कहा कि मैं इस लड़की को डेट करना चाहता हूँ। उसने कहा कि किसी का दिल बदलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए नियति को बदलना पड़ता है। अगर मैं शैतानों से इसके लिए पूछूंगी तो वे ऊंची कीमत मांगेंगे और मुझे भयानक यातना सहनी पड़ेगी। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, तो मुझे $20,000 की जरूरत होगी। मैं इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान रह गया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी, कर्ज लिया और कुछ दिनों बाद उसके पास गया। $20,000 मिलने के बाद भी वह खुश नहीं लग रही थी। वह कांप रही थी और बहुत पसीना बहा रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। ऐसा हुआ कि जिस लड़की पर मुझे क्रश था उसने मुझसे कांटेक्ट किया और हमने वास्तव में डेटिंग शुरू कर दी। मैं हर दिन बेहद खुश था। मैंने सोचा कि भविष्यवक्ता से मिलना वास्तव में एक आशीर्वाद था। मैं उनका आभारी था। मैंने उनके लिए एक उपहार खरीदा और फिर उनसे मिलने उनके घर गया, लेकिन वहां अब कोई नहीं रह रहा था। मैं सदमे में था। मैंने पड़ोसी से पूछा कि ज्योतिषी कहाँ गए हैं। वह पीली पड़ गई और मुझसे कहा, क्या तुमने नहीं सुना? वह मर गई है। एक रात उसके घर से भयानक चीख की आवाज आई, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। जब वे पहुंचे तो उन्होंने उसे मरा हुआ पाया, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि सोते समय उनके मुंह से खून आ गया था और पूरा घर खून से लथपथ था। किसी घुसपैठिए का कोई निशान नहीं था और वह अकेली थी। यह सच में बहुत डरावनी कहानी है। मैं इस खबर से अवाक और स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद मैंने यह कहानी किसी को नहीं बताई। सबसे डरावनी बात यह है कि तब से मैं कभी कभी सोते समय अपने कान में इस भविष्य देखने वाली की फुसफुसाहट की आवाज सुनता हूं। मिस्टर मिलर, मैं नरक में हूं तुम्हारी वजह से। मेरा नाम थॉमस है। मैं भी 32 साल का हूँ, लेकिन यह तब हुआ जब मैं 25 साल का था। मैं लास वेगास में एक 5 स्टार होटल में काम कर रहा था। मेरा काम मेहमानों का स्वागत करना, उन्हें उनके कमरे दिखाना और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करना था। मेरे सहकर्मियों के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए मेरे साथ हमेशा कोई न कोई रहता था। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा भी था, एलबी, जिसकी किसी के साथ कभी नहीं बनी। वह मुझसे और मेरे सहकर्मियों से उम्र में बड़ा था और वह 90 के दशक से इस होटल में काम कर रहा था। वह हमेशा थोड़ा अजीब दिखता था। वह हमेशा थका हुआ दिखता था, जैसे कि उसे कभी भी अच्छी नींद नहीं मिली हो, और वह हमेशा मेरे सहकर्मियों पर चिल्लाता रहता था। लेकिन मैं कभी उसका लेक्चर नहीं सुनता था और निकल पड़ता था।
यह घटना 15 जुलाई 2014 को सामने आई। मैं वैसे ही काम कर रहा था जैसे मैं हर रोज़ करता हूँ, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और हमेशा की तरह काम करना जारी रखा जब तक कि मैंने एल्बी को नीचे आते नहीं देखा। वहाँ बाहर चला गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मेरे पास चिंता करने के लिए और भी चीज़ें थी। कुछ सेकंड के बाद मैंने दूसरी मंजिल पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं और मेरे सहकर्मी घबरा गए और ऊपर दालान में भागे और अपने सहकर्मी गैली को फर्श पर पाया। उसे 2 बार गोली मारी गई थी, एक तो कूल्हे में और दूसरी उसकी बाह में। मैंने उसे उठाया जबकि मेरी सहकर्मी टेरेसा पुलिस को फ़ोन करने के लिए दौड़ी। पुलिस और एम्बुलेंस जल्द ही आ गई और गैली को अस्पताल ले जाया गया। कुछ मिनट बाद मेरे बॉस ने पूछताछ की जो अभी आए थे। थॉमस, मैंने जवाब दिया। हाँ बॉस, क्या तुमने एल्बी को देखा है? वह दुर्घटना से ठीक पहले बिना कुछ बताए बाहर चला गया था सर, मैंने जवाब दिया। कुछ घंटों बाद हमें बताया गया कि गैली बच गया है, हालांकि वह चोटों के कारण कोमा में था। मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि भगवान का शुक्र है कि वह ठीक है। हम सभी को उस शाम घर भेज दिया गया और दूसरी मंजिल का आधा हिस्सा जांच के लिए बंद कर दिया गया। अगले दिन दूसरी मंजिल के एक ग्राहक ने दावा किया कि वह बिस्तर के नीचे कुछ सुन सकते थे। वहाँ कोई जीव जंतु जैसा नहीं था क्योंकि होटल के कमरे में हर दिन साफ सफाई की जाती थी। हालांकि हम कमरे में गए और मेहमानों को दूसरे कमरे में ले गए ताकि हम पता लगा सके कि क्या चीज़ है। हम कमरे में प्रवेश करने ही वाले थे कि हमने सुना कि एल्बी हाथ में गन लेकर किसी से बात कर रहा था। वह इस बात से अनजान था कि हम वहाँ आए थे। हम नीचे की ओर एक अधिकारी के पास भागे जो फिर इसकी जांच करने के लिए वापस भागा। कुछ क्षण बीत गए और हमने गोलियों की आवाज़ सुनी और पुलिस अधिकारी बंदूक हाथ में लेकर चिल्ला रहे थे। एल्बी को गिरफ्तार किया जा रहा था। वह मुझे अपनी गहरी भूरी आंखों से घूर रहा था। काले चिकने बाल, फटे हुए कपड़े, खून की तरह दिखने वाली परतें और भयानक धातु की गंध। मैं चीखना चाहता था लेकिन चीख बाहर नहीं आ रही थी। मैं भागना चाहता था लेकिन मैं हिल नहीं सका। बस इतना कर सका कि सदमे में वहीं खड़ा रह गया। पता चला कि एल्बी ने ही गैली को गोली मारी थी जब उसने गैली को एक कमरे में लूटपाट करते हुए देखा था जबकि मेहमान वहां नहीं था। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उन्हें वही चीज़ दिखाई दी। एल्बी हत्या और डकैती के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया और आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई। मैं अभी भी उसी जगह पर काम करता हूँ और गैली वापस आ गया है। इस घटना ने हमें बहुत करीब ला दिया है। यह अभी भी मुझे डराता है। हालांकि मुझे खुशी है कि हर कोई ठीक है। कई साल बीत जाने के बावजूद भी वह यादें आज भी वैसी ही है जैसे कल थी। ये 5 साल पहले की घटना है। जब मैं 9 साल की थी, मेरे परिवार को हर समय चिप्स खाना पसंद था। हमारे घर के सामने एक छोटी सी दुकान थी। उसमें वे सभी स्नैक्स मौजूद थे जो मुझे पसंद थे और वे सस्ते भी थे, इसलिए यह मेरी पसंदीदा जगह थी। दुकान की मालकिन 60 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उनका नाम मिसेस मेयर था। मिसेस मेयर की एक बेटी थी। वह बहुत प्यारी थी क्योंकि वह हर शॉपिंग के बाद मुझे एक लॉलीपॉप फ्री में दिया करती थी। मैंने उसे आखिरी बार तब देखा था जब हम महामारी की चपेट में आने से पहले अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 2 से 3 साल तक अपने देश गए थे। मैं महामारी के कारण वापस नहीं जा सकी थी, लेकिन पिछले साल मेरी चचेरी बहन आई थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से मिसेस मेयर के बारे में कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उसे बहुत परेशान किया। आखिर में उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम यह सुनने के लिए इतनी एक्साइटेड हो तो सुनो कि जब तुम दूर थे तब क्या हुआ था। मेरी चचेरी बहन ने मुझे यह कहानी बताई कि मिसेस मेयर सिर पर लगी की चोट से जूझ रही थीं और परिणाम स्वरूप वह लकवाग्रस्त हो गईं और उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। लेकिन बाद में 1 साल में एक सामान्य दिन में उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मेरी चाची दरवाजा खोलने गईं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वह सदमे में थीं और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। यह मिसेस मेयर थीं जिन्होंने पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनी हुई थी और हाथ में जंग लगा हुआ पुराना भूरे रंग का बैग पकड़ रखा था। मेरी चाची की आवाज फिर से लड़खड़ा गई। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी चाची ने भी कई बार उनके लिए अपना बैग पकड़ने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया और इस हद तक आक्रामक हो गईं कि मेरी चाची डर गई थीं।
मेरी चाची ने एक बार फिर मिसेज मेयर को उनके लिए अपना बैग रखने की पेशकश की। मिसेज मेयर ने चमकती लाल आंखों से मेरी चाची की ओर देखा और कहा कि नहीं, मेरी चाची इस बार वास्तव में चौंक गईं। मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें कब्रिस्तान में ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर फिलिप मेरे दादा थे और उस समय वह अपना खाना खा रहे थे, मैं अभी बिजी हूँ मिसेस मेयर। लेकिन उन्होंने बार बार एक की बात कही और हर बार यह और भी ज्यादा गुस्से में कह रही थी। मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें उनके साथ कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मिस्टर फिलिप को कहो कि मैं उन्हें उनके साथ कब्रिस्तान ले जाना चाहती हूँ। मेरी चाची इतनी डर गई थी कि उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मिसेज मेयर ने दरवाजा रोकने के लिए अपना हाथ डाल दिया और उन्हें चोट भी नहीं लगी। उन्होंने धीरे से धक्का देकर दरवाजा खोला। मेरी चाची और भी जोर से चिल्लाई, मिस्टर फिलिप से कहो मैं उसे कब्रिस्तान ले जाना चाहता हूँ। मेरी चाची इस समय डर गई थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक पुराने जंग खाए हुए भूरे बैग पर पड़ी। उसमें से खून टपक रहा था। अब घबराकर मेरी चाची कांप रही थी और दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ी और उसे बंद करने में कामयाब रही। मिसेज मेयर कुछ मिनटों के लिए बाहर की खिड़की को पीट रही थी, लेकिन आखिरकार उसके रुकने के बाद एक परेशान करने वाली चौड़ी मुस्कुराहट उभर आई। उसका चेहरा, उसकी आंखें अभी भी लाल चमक रही थीं। वह कुछ बड़बड़ाने लगी और आखिरकार चली गई। उस दिन के बाद मिसेज मेयर को फिर कभी नहीं देखा गया। मुझे यह सोचकर आज भी आश्चर्य होता है कि क्या होता अगर मेरे दादाजी उनके साथ कब्रिस्तान में गए होते। यह तब हुआ जब मैं लगभग 22 साल की थी। उस समय मैं एक ग्रुप में डरावने अनुभवों के लिए जा रही थी। जब तक यह नहीं हुआ तब तक यह बहुत मजेदार था। ग्रुप में हम 5 लोग थे और हमने देश भर में बहुत सी डरावनी जगहों की मुलाकात की। वीरान घरों या भूतिया जगहों की खोज करते हुए हमने कभी कभी भूतों और रहस्यमय चीजों का अनुभव भी किया, लेकिन ज्यादातर मामलों में चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर एक दिन ग्रुप लीडर ने यह कहने के लिए फोन किया कि उसे कुछ मिला है। इस बार सामान्य से थोड़ा हटकर एक आदमी उनके पास यह कहते हुए पहुंचा था कि उनके घर में कोई भयावह चीज रह रही है और हमें उसे आकर देखना चाहिए। उसने हमें यह नहीं बताया कि यह क्या था, लेकिन हम उसे देखने के लिए काफी उत्सुक थे, इसलिए हमने उस दिन वहां जाने का फैसला किया। हमने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े। 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस घर पर पहुंचे। यह एक साधारण घर था और जब हम अंदर गए तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हमारा स्वागत किया। वह अकेला रहता था। उसने चमकती आंखों से हमें उस जीव के बारे में बताना शुरू किया जो उसके घर में रहता था। उसने उत्साह से बताया कि यह कितना अजीब प्राणी था। हम उत्सुकता से भर गए। उसने हमें बताया कि एक दिन जंगल में शिकार करते समय उसकी नज़र उस जीव पर पड़ी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, और जैसे ही उसने इसे देखा तो उसे पता चल गया कि यह न तो जानवर है और न ही इंसान। प्राणी घायल था और खून बह रहा था और उसका खून भूरा था। उसने उसे पकड़ लिया और घर ले आया और उसे बांध दिया। प्राणी ने पानी नहीं पिया। यह रोटी, सब्जियां, फल या कुछ और नहीं खाता था। यह केवल जीवित जानवरों को खाता था। यह खून और हड्डी की हर बूंद सहित पूरी चीज को खाता और पचाता था। इसलिए आदमी हर दिन शिकार करने जाता था और जानवरों को लाता था ताकि उसके पास मौजूद जीव को खिलाया जा सके। उस आदमी ने कहा कि वह हर दिन शिकार करने से थक गया था, लेकिन यह कहते समय उसकी अभिव्यक्ति उत्साहित लग रही थी। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे जीव को ले जाएंगे, और अगर उन्होंने मीडिया से बात की तो कोई निश्चित रूप से आएगा और इसे चुरा लेगा। उन्होंने कहा कि वह इसे केवल हमें दिखा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक होगा। उनकी कहानी पर तब तक विश्वास करना मुश्किल था जब तक कि हमने इसे अपनी 2 आंखों से नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वह हमें तहखाने में ले गया। जब हम तहखाने में दाखिल हुए तो वहाँ एक जंजीर से बंधा हुआ प्राणी था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वह इंसान की तरह खड़ा था, लेकिन उसके शरीर की हर हड्डी से बड़ी बड़ी नुकीली हड्डियां चिपकी हुई थीं और उसकी त्वचा सख्त बनी हुई थी। प्लास्टिक जैसा पदार्थ, इसके बड़े चौड़े दांत थे। जैसे ही इसने हमें देखा ये पागलों की तरह उछलने लगा, चिपचिपी पीली लार टपकाने लगा। हम डर गए कि यह चेन तोड़ देगा। आदमी हंसा और बोला, ये अमेजिंग है ना?
मैंने कभी भी इसे इंसान का मांस नहीं दिया है क्योंकि इसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। हम सभी डर गए और तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने हमें ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए हम वहीं खड़े रह गए, इस दृश्य से पूरी तरह से अचंभित हो गए। तभी अचानक उसने हमारी पीठ को उस प्राणी की ओर धकेल दिया। मेरी एक दोस्त लायला वास्तव में इतने करीब चली गई थी कि उसे पकड़ लिया गया था, लेकिन वह दूर जाने में कामयाब रही। उस आदमी ने अफसोस की एक छोटी सी सांस ली और हम उस पर चिल्लाए, तुम क्या कर रहे हो? दूसरा दोस्त ब्रैडी गुस्सा हो गया और उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मार दिया, लेकिन वह आदमी एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत आदमी था और ब्रैडी उसे नीचे नहीं गिरा सका। उसने ब्रैडी को पकड़ लिया और उसे जानवर पर फेंक दिया, जिसने ब्रैडी के पैर को काट दिया। ब्रैडी की चीख के साथ एक जबरदस्त क्रंच और हड्डी टूटने की आवाज आई, जिससे बेसमेंट हिल गया। हम मुश्किल से ब्रैडी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसका पैर बुरी तरह से कुचला और फटा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उस आदमी से निपटने में कामयाब रही। मैंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके चेहरे पर बेरहमी से मुक्के मारना शुरू कर दिया और मेरे दोस्त भी इसमें शामिल हो गए। उस आदमी का चेहरा आखिरकार खून से लथपथ था। हमने ब्रैडी को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। प्राणी अजीब आवाज में चिल्ला रहा था और खुश लग रहा था। हम जल्दी से वहां से निकले और अस्पताल गए। डॉक्टर ने ब्रैडी के पैर को देखा और पूछा कि क्या हुआ, और जब हमने उन्हें उस जानवर के बारे में बताया तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। सौभाग्य से ब्रैडी का इलाज किया गया और वह ठीक था, लेकिन आज तक उसका पैर कुछ गंभीर घावों से ढका हुआ है। हमने पुलिस को बुलाया और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने उस राक्षस के अस्तित्व को गुप्त रखा है। तब से हमारी मीटिंग्स खत्म हो गई हैं और हमने इंटरनेट पर इस प्राणी की खोज जारी रखी है, लेकिन कभी भी उसकी असली पहचान नहीं पाई। मैं जब जेल में आज चक्कर लगा रहा था तो कैदी नंबर 1857 अपनी कोठरी पर लटका हुआ था और मुझ पर चिल्ला रहा था, हे, तुम्हारी बेटी इस साल 7 साल की हो गई है। क्यों सही कहा ना? जब मैं बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले उससे मिलने आऊंगा। कुत्ते के बच्चे! मैं गुस्सा होकर सलाखें की ओर भागा और उसका कॉलर पकड़ लिया और वह हंसा जैसे कि कोई सर्कस चल रहा हो। उसका नाम रिक है, इस जेल का सबसे कुख्यात अपराधी। रिक एक मनोरोगी है जिसने 50 साल की एक महिला की हत्या कर दी थी, उसे चाकू से काट दिया और यहाँ तक कि उसने उस महिला का मांस भी खाया। मनोरोगी रिक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली भी था। उस महिला के बेटे ने उसके लिए उदारता की मांग की। उस ईसाई के बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या के बाद भी भगवान के नाम पर रिक को माफ करने का फैसला किया। यह कुछ ऐसा था जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सका। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे 15 साल की सजा मिली। उसकी सजा की पुष्टि होने के बाद ही रिक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह लगातार बिना किसी कारण के हर किसी का अपमान करता था और रिहा होने के बाद उन लोगों के परिवारों को मारने की धमकी देता था। जैसे जैसे उसकी रिहाई की तारीख नजदीक आ रही थी, उसके पागलपन को जानकर लोग चिंतित हो गए। विडंबनापूर्ण बात यह थी कि यह मनोरोगी एक कर्तव्यनिष्ठ बेटा था और उसने अपना पूरा जीवन एक ही मां के साथ बिताया था। वह उसे बहुत प्यार करता था। उसकी मां ने उसकी रिहाई से लगभग 1 महीने पहले रिक के साथ एक चिकन जर्की की दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी और जेल में चिट्ठियां तथा चिकन जर्की भेजना शुरू कर दिया। हालांकि जेल में बाहर से खाना लाना सख्त मना था, इसलिए हमने उसके द्वारा भेजे गए पार्सल वापस करने की कोशिश की, लेकिन वार्डन ने मुझे रोक दिया और कहा कि वह पैकेजों को रिक तक पहुंचाने की परमिशन देगा। मैं समझ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद वार्डन को रिक की मां द्वारा रिश्वत दी गई होगी या कुछ और। प्यारे बेटे, तुम्हारी माँ इन दिनों एक चिकन जर्की की दुकान खोलने की तैयारी कर रही हैं। प्लीज इसे आजमाओ और मुझे जवाब दो कि तुम ये काम करोगे या नहीं। तुम्हारी माँ। जब मैंने बॉक्स खोला तो मैंने सावधानी पूर्वक लिखा हुआ एक पत्र देखा। लिखावट व व्यवसाय के बारे में काफी गंभीर लग रही थी। हर हफ्ते अलग अलग रेसिपी से बने जर्की का एक डिब्बा जेल में भेजती थी। रिक ने अपने दिन जर्की चबाने में बिताए, यहाँ तक कि उसने अपने सेलमेट्स को ऑर्डर देने के लिए जर्की जैसी टोकन बनाना भी शुरू कर दिया। वह कैदियों से हमेशा जर्की के बारे में पूछता रहता था। सभी कैदी रिक से बहुत डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। रिक ने कैदियों से फीडबैक भी एकत्र किया था
कि कौन सा जर्की नुस्खा सबसे अच्छा था। रिक ने अपनी माँ को पत्र भी भेजा कि वह जल्द आ रहा है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने। उसने मरी हुई उस महिला के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया और केवल बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं उस पर फोकस कर रहा था। मुझे उस महिला के बेटे पर गुस्सा आ रहा था। अगर मेरी माँ की इतनी बेरहमी से हत्या की गई होती तो मैं अपराधी को कभी माफ नहीं करता। वह दुष्ट दानव को जल्द ही खुली दुनिया में छोड़ दिया जाएगा और वह और भी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें मेरा अपना परिवार भी शामिल हो सकता है। रिक की रिहा की तारीख अब केवल 1 सप्ताह दूर है और उसकी माँ ने पहले ही स्टोर खोल लिया था और उसने उसके इंतजार में स्टोर का नाम मॉम्स बीफ जर्की रखा गया, जो कि उनके बेटे के प्रति उनके प्यार को दर्शाने के लिए था। जैसे जैसे रिहा की तारीख नजदीक आ रही थी, मेरी चिंता चरम पर जा रही थी। मैंने एक दिन की सीक्रेट छुट्टी ले ली, जिसके बारे में मैंने अपनी पत्नी और बेटी को नहीं बताया कि मुझे रिक के पास जाना है। स्टोर पर उसकी हरकतों पर नजर रखने और अपने परिवार को उससे बचाने के लिए सावधानी से तैयारी कर रहा था। जब मैं पत्र पर लिखे पते पर गया तो मैंने एक पढ़े हुए शब्दों का एक बोर्ड देखा। यह रिक की माँ द्वारा खोला गया एक स्टोर था। उसी समय मैंने वार्डन को स्टोर से बाहर आते देखा। ये देखने के बाद साफ हो गया था कि वह रिक की माँ के साथ किसी तरह के षड्यंत्र में शामिल था। मैं अपनी कार में तब तक छिपा रहा जब तक कि वार्डन चला नहीं गया। फिर स्टोर में प्रवेश किया। अब जब मैं अंदर गया तो मुझे अपना चेहरा बेनकाब करना पड़ा। जैसे ही मैंने स्टोर का दरवाजा खोला, वहां गोरी त्वचा और शांत स्वभाव वाला एक आदमी खड़ा था। आपका स्वागत है। क्या ये रिक की माँ की दुकान है? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? तुम शायद यहाँ काम करते हो। मैं उस जेल में एक जेल गार्ड हूँ जहाँ रिक कैद में था। मैंने वार्डन को अभी जाते हुए देखा। उसके और रिक की मॉम के बीच क्या संबंध है? ओह, रिक की मॉम अंदर है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? सीधे उनसे ही सुन लेना। मेरे पीछे आओ। मैं उस आदमी के पीछे पीछे किचन के अंदर एक स्टोर रूम तक गया और उसने छत की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यहाँ है। एक अधेड़ उम्र की महिला का सिर सॉस में भिगोने के बाद सिकुड़ा हुआ और मुड़ा हुआ छत से लटका हुआ था। ये क्या है? मैं इतना चौंक गया कि मैं चिल्लाया और वहीं गिर गया। फिर वह आदमी तेजी से मुस्कुराया और कहा, मैं उस महिला का बेटा हूँ जिसे रिक ने मार डाला था। मैं रिक के रिहा होने और जल्द से जल्द इस स्टोर पर आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने शरीर के बाकी हिस्से बेच दिए हैं और अब केवल सिर बचा है। अंतिम नुस्खे के अनुसार सिर तैयार करूंगा और इसके बाद अगली बारी रिक की है। मैं वहां से भाग गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और किसी को भी नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था। 1 सप्ताह बीत गया। मैंने जेल वार्डन के चेहरे को देखा। जब वह रिक को घूर कर देख रहे थे तो वह अजीब तरह से हंस रहे थे। रिक खुशी से आखिरी बार दिए गए जर्की का स्वाद चख रहा था और अपनी रिहाई के कुछ समय बाद ही रिक लापता हो गया।